नमस्कार। आज जब देश में कोरोना शहर में आतंक, तूफान और बहुत कुछ बचाने के बाद जब गाँव में पहुँच रहा है, तो अलग-अलग तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, पहली लहर में ऐसा कतई नहीं हो पाया था कि गाँव तक कोरोना पहुँचा था, जबकि पहली लहर में उसकी संभावनाएँ और आशंकाएँ ज़्यादा थी। संभावनाएँ नहीं कहना चाहिए, आशंकाएँ ज़्यादा थी, खास तौर से तब जब मज़दूरों का पूरा रेला वहाँ गाँव की तरफ पहुँचा था, तब ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी लहर में कोरोना ने गाँव को अपने कब्ज़े में ले लिया, गाँव में भी आ गए और आपने बहुत खबरें देखी होंगी, गाँव के से जुड़ी हुई नदियों के आस-पास शवों के बहते हुए बहुत दर्दनाक फ़ोटो थी। वैसे ही वो फ़ोटोएँ थी, जैसे कि जब मज़दूर एक साथ चलते चले जा रहे थे सड़क से, पैदल अपने बच्चों को लिए हुए और इसी तरीके से उतनी ही मार्मिक तस्वीरें अब आपको देखने को मिल रही हैं। बल्कि एक अजीब-सी दुविधा वाली कि क्या आज़ादी के 70 साल बाद भी हम लोग जीने का हक दे पाए, नहीं दे पाए, लेकिन उनको मरने का भी आराम से जाने का भी हक नहीं दे पाए। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें थी। आखिर ये कोरोना गाँव तक पहुँचा तो कैसे पहुँचा? क्या हम आज मूलभूत सुविधाएँ भी गाँव में नहीं पहुँचा पाए हैं और ये सुविधाएँ पहुँचने का मामला उतना नहीं है, सुविधाएँ तो शहर में भी उतनी नहीं है। ये है कि जानकारी तक नहीं पहुँच पाई लोगों को और लोग उसको अवेयर नहीं रहे, उससे जागरूक नहीं हुए, जिसकी वजह से एक बड़ा तबका गाँव का, ग्रामीण क्षेत्रों का उससे प्रभावित रहा और बहुत ही दुखद स्थिति को इस नए भारत, एक नए इंडिया को इसको झेलना पड़ रहा है। जो जो पहले इंडिया में था, अब वो भारत में दिख रहा है और इसकी शायद एक वजह यही है कि शहरों पर निर्भरता हमारी एक मजबूरी हो गई है और तब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तब महात्मा गांधी जब आज़ादी के बाद भी उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर गाँव होने चाहिए। गाँव बचा है तो भारत बचेगा और बाद में जब नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने भी कहा कि मेरा आदर्श गाँव है, कल्पनाओं में है और जागरूक गाँव ही जो है वो हम सबको बचा सकता है और ग्राम स्वराज्य की जो अवधारणा थी, वो उन्होंने दी थी। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के 1-2 गाँव ऐसे हैं, जहाँ पर एक गाँव जैसे हिवरे बाज़ार है, वहाँ एक पद्मश्री पोपट राव है, पद्मश्री उन्हें मिली है तो किसी काम की वजह से मिली होगी निश्चित रूप से। उन्होंने गाँव में इसको घुसने नहीं दिया कोरोना को और बहुत कायदे से काबू किया। ये एक विरोधाभासी स्थितियाँ हैं जिसको हमें समझना होगा और आखिर गाँव में क्यों कोरोना चला गया, क्यों नहीं गाँव वाले रोक पाए, इस पर आज हम बात करेंगे और बात भी एक ऐसे सज्जन से जिनकी विश्वव्यापी ख्याति है। आप नेशनल हेल्थ सिस्टम भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा यूनिसेफ के सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं, पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और फिलहाल इंडियन एकेडमी ऑफ पब्लिक हेल्थ के चेयरपर्सन हैं। बहुत-बहुत आभार डॉक्टर संजीव कुमार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो पहली बार में कोरोना जब आया था, पहले चरण में आया था, वो गाँव तक नहीं पहुँच पाया था और इस बार गाँव को उसने बड़े रूप में ले लिया है। तो आखिर इसकी क्या वजह रही है और क्या इसके आप अर्थ समझते हैं? धन्यवाद श्रीवास्तव जी मुझे ये अवसर देने का। मैं आपको थोड़ा परिप्रेक्ष्य बता दूं, ये महामारी ऐसी है जो भारत में नहीं शुरू हुई थी। ये महामारी चीन में शुरू हुई थी और चीन से बाकी देशों में पहुंची और पहले जो कुछ केस थे वो भारत में चीन से डायरेक्टली आए थे। उसके बाद ये जो एपिसेंटर है, जो केंद्र है इस महामारी का, वो यूएस में चला गया, फिर यूरोप में चला गया, फिर वहां से भी कुछ केसेस आए थे और वो कहाँ आएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो शहरों में आएंगे। तो ये महामारी पहले शहरों में शुरू हुई थी और ये समय की बात थी कि ये कब गांव से व्यक्ति लेके जाते हैं, वैसे तो हवा से तो नहीं पहुंचती और माध्यम से नहीं पहुंचती, व्यक्ति लेकर के जाएंगे। कुछ केसेस हुए थे पहली वेव में भी, खास तौर पे जब गांव में लोग गए थे, शहरों से श्रमिक और बाकी श्रेणियों के लोग गांव में गए थे, पर बहुत कम हुआ था उस समय। अब
तीन मुख्य बिंदु हैं जिनके कारण ये गांव में पहुंची है। पहला तो अब जो वायरस, क्योंकि वायरस बदलता रहता है अपना स्वरूप, और जैसे बहुरूपिया होता है ना, आपने एक को पहचान लिया तो अगली बार वो दूसरी शक्ल बना के आएगा, उसी प्रकार से ये वायरस करता है। आपके शरीर ने पहचान लिया या आपके शरीर ने बचाव कर लिया तो फिर कुछ इस तरह से आएगा कि आप बचाव नहीं कर पाएंगे। तो अब जो स्वरूप आया, यूके में एक स्वरूप इसका आया था, साउथ अफ्रीका में आया था, ब्राजील में आया था, वो भी भारत तक पहुंचे और वो ज्यादा गति से फैल रहे थे। अब भारत में एक नया स्वरूप निकला इसका, जो कि लगभग 2.5 गुना अधिक फैलता है। और आप अनुमान लगाएं, अगर 1 से 2 को बीमारी पहुंचेगी और 2 से 4 को पहुंचेगी, ये बीमारी 1 से 5 को पहुंचेगी, 5 से 25 को पहुंचेगी, 25 से 125 को पहुंचेगी, तो 4 या 5 माध्यम में होते होते सैकड़ों गुना अधिक मरीज होंगे, क्योंकि इसकी जो इन्फेक्शन देने की जो क्षमता है, वो फैलने की जो क्षमता है वो अधिक है। एक बिंदु तो ये है, क्योंकि जितने भी लोग गए वो फैले। और फिर कुछ गतिविधियां ऐसे हुई, जैसे किसानों का आंदोलन हुआ, गांव से लोग आए आंदोलन स्थल से, फिर वापस गए, तो कुछ तो इन्फेक्शन लेके आए, बाकियों को इन्फेक्ट किया और वो वापस चले गए। फिर चुनाव हुए, यूपी में भी चुनाव हुए, चुनाव तो गांव के पंचायत के चुनाव थे उस प्रकार। तो कई ऐसी चीजें हैं, कुंभ का मेला हुआ जहां लोग इकट्ठे हुए, तो इनसे भी ये बीमारी गांव तक पहुंची। ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु जो है, लोगों में, शहरों में भी जहां ये बीमारी का प्रकोप पहली बार अधिक हुआ था, वहां पे लोगों ने सोचा कि बीमारी तो चली गई। मैं आपको उदाहरण दूं श्रीवास्तव जी, जब कहीं आग लगती है ना, तो अग्निशमन सेवा वाले या हम लोग उस आग की आखिरी चिंगारी को भी खत्म करते, नहीं तो फिर भड़क जाएगी। वो अग्निशमन सेवा वाले चले गए वापस बदले साहब, आग तो फिर भड़क गई, इस बार तो एक घर नहीं 2 घर और शामिल हो गए। तो हमारी जो पहले जो महामारी फैली थी, वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी और हम लापरवाह हो गए, लोग भी लापरवाह हो गए और सरकारें भी लापरवाह होगी, और फिर जो आग भड़की वो आप देख ही रहे हैं, पहले से कई गुना अधिक तरीके से भड़की। तो ये 3 कारण हैं। और शहरों में, जैसे बंबई में जो इनने सीरो सर्वे किया था, 58% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था, गांव में 18% को हुआ था। तो जैसे वो सूखी घास इकट्ठी होती है ना जंगल में, आग लगती है, जहां जहां सूखी घास है उसको जला देती है, तो जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ वो गांव में अधिक थे, शहरों में हो चुका था तो इतने अधिक नहीं थे। तो जहां जहां सूखी घास मिलती गई है, जैसे आग फैलती है, उस तरह से ये महामारी भी फैलती गई। तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण हम गांव में अब अधिक मरीज देख रहे हैं शहरों की अपेक्षा। अब सवाल ये है कि ये तो आपने बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया कि जहां सूखी घास मिली वहां वो आग फैलती गई, और आखिरी फायर ब्रिगेड ने आखिरी हिस्से पर ध्यान नहीं दिया कि वो जल रहा है कि बुझ रहा है। अगर बुझ गया होता तो वो आग नहीं फैलती, लेकिन वो फैल गई एक तरीके से। अब जब गांव में फैल गई है तो ये सवाल, और क्योंकि अब कोरोना जाने वाला नहीं है जैसा कि साइंटिस्ट बता रहे हैं, ये अब हमारे साथ ही रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, कैसा रहेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में गांव उसको कैसे तैयार रहे? पहले तो ये हो जाता था कि लोग ध्यान रखते थे, अब गांव की भी संस्कृति धीरे धीरे बदल रही है, तो वो ध्यान ना रखने की, और वह ऐसी स्थिति में जब ध्यान नहीं रखेंगे और सुविधाएं भी नहीं होंगी, तो कैसे निपटा जाए उनसे? बिल्कुल सही आपने कहा श्रीवास्तव जी। गांव में उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी शहरों में है। गांव में हमें किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, एक तो हमें जो प्रिवेंशन है, बचपन से हमें बताया जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बचाव कहीं बेहतर है। इस बीमारी में तो बिल्कुल सही, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है, तो इसमें तो बचाव ही है। हमारे से बचाव के लिए सबसे पहला तो सबसे कारगर तरीका दुनिया में है टीका लगाना। हमने स्मॉल पॉक्स की बीमारी को जड़ से खत्म किया, कैसे किया? टीका लगा के। पोलियो को लगभग पूरा जड़ से खत्म किया, पिछले लगभग 8-9 वर्ष से कोई केस नहीं हुआ, टीका लगा के। तो ये सबसे कारगर तरीका है। उसके अलावा टीके के साथ साथ या टीके के बिना भी, जो सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, मास्क पहनना है, ठीक तरीके से पहनना है, मास्क मुंह को और नाक को कवर करना चाहिए,
अब कई बार मैं देखता हूँ मास्क ठोडी पे लगा रखा है, जैसे कि अपनी दाढ़ी को कब बचाना चाहिए, या कोई माथे पे लगा लेता है सिर को, वो तो नहीं करेगा काम। तो उसको नाक और मुंह दोनों कवर हों, और जो एजेस हों उसके वो स्किन को टच करें, ताकि बाहर से वायरस किसी के संपर्क में आते हैं वो अंदर नहीं पहुंचे। दूसरा, 6 फुट की दूरी, बच्चे बच्चे को याद हो गया ये 6, पर मानते नहीं, करते नहीं। और तीसरा, हाथ धोना। हमारी प्राचीन संस्कृति है, गांव में मुझे ध्यान है नानी के पास जाते थे, उन दिनों बिजली भी नहीं थी और नलके भी नहीं थे, कुएं से पानी लाते थे और घर में घुसते पहले हाथ पर पैर धुलवाते थे, जूते घर के बाहर उतारते थे, दरवाजे से अंदर घुसते जूते उतारने होते, घर के अंदर जूते नहीं आते थे, फिर पानी होता था, हम लोग हाथ पैर धोते थे। बच्चों के कोई बड़ा धुलवाता था, क्योंकि बच्चे उस पानी में हाथ देंगे तो कान गंदा हो जाएगा। तो वो जो हाथ धोने की संस्कृति है वो कोविड से भी बचाएगी, बाकी जो सांस की बीमारियां हैं, फ्लू वगैरह, उनसे भी बचाएगी, दस्त रोग से भी बचाएगी, स्किन डिजीज से भी बचाएगी, बहुत सी बीमारियां जिससे हाथ धोने की जो आदत है वो बचाएगी। कोविड में भी हमें जरूरी है ये लागू करने का। घर से बाहर ना निकलें जब तक बिल्कुल ही आवश्यक ना हो, और या तो आप बाहर से कीटाणु अपने शरीर में लेके आएंगे या कोई बाहर से आके आपको कीटाणु देंगे। तो घर में भी कोई अगर आता है, कोशिश करें कम से कम लोग आए। अगर आता है तो आप जो 3 बचाव के साधन है, हाथ धोना, मास्क पहनना, और कोशिश करें कि घर में कोई ऐसी जगह जो खुले में हो वहीं मिलें। गांव में तो खुली जगह भी काफी हैं, उनसे वहीं बैठ के बातचीत करें, क्योंकि खुले में बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है। ये तो होगी बचाव की बात, पर भगवान ना करे केसेस तो हो ही रहे हैं, और घर में एक हो गया तो कईयों को हो जाता है। तो उसके लिए भी हमें पहले से तैयारी करनी है। मैं पहले उस बात पे जोर दे रहा हूं कि पहले हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे सरकार क्या कर सकते। उसके लिए कुछ चीजें हैं, थर्मामीटर है, जैसे ऑक्सीमीटर है, उसकी व्यवस्था अगर हो, बुखार की दवाई आम है, घर पे आमतौर पे रहती है, खासतौर पे जब बच्चे होते हैं तो ये दवाई हम अपने पास घर में रखते हैं। मास्क हमारे पास सबके पास उपलब्ध हो। हाथ धोने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है साबुन से हाथ धोने का। सैनिटाइजर तब काम आएगा जब हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। तो हाथ धोना साबुन और पानी से ज्यादा कारगर है सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की अपेक्षा। अगर वो नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और जो उल्टा लेट करके सांस लेना, पेट के बल लेट करके सांस लें, क्योंकि फेफड़ों के कुछ हिस्सों में जो हम बैठ के सांस लेते हैं या कमर के बल लेट के सांस लेते तो उसमें हवा नहीं जाती। तो ये अगर हम पहले से प्रैक्टिस कर लेंगे तो भगवान ना करे हमको जब कोरोना का इन्फेक्शन होगा तब हम उस स्थिति में लेकर के हमें पहले से मालूम होगा कि कैसे सांस लेना है, और उससे जो ऑक्सीजन रक्त में पहुंचती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाती है बिना ऑक्सीजन लिए, बिना बाकी दवाएं। ये चीजें तो डॉक्टरी से संबंधित हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि पैरासीटामोल की गोली होनी चाहिए, जुकाम की गोली, क्योंकि ज्यादातर लोगों को जुकाम होता है, तो उसकी गोली अगर उपलब्ध हो तो उससे काम चल जाएगा। और कई बार हम इग्नोर करते हैं जो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो दस्त में हम पुड़िया पानी में घोल के बनाते हैं, वो भी रखें, क्योंकि कोविड होने के बाद रिहाइड्रेशन शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। पानी की और जो लवण होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है, उससे भी गंभीर बन जाता है। तो ये 3-4 चीजें हम पहले से अगर करके रखेंगे, और अगर घर में किसी को कोविड हो गया, वो सबके साथ रहा तो वो बाकियों को इन्फेक्शन देगा। तो अगर ऐसी जगह है, अलग कमरे में उसको रख दें ताकि वो बाकी परिवार के सदस्यों से संपर्क में नहीं आए। और ये मत प्रतीक्षा करें कि रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद आइसोलेट करेंगे तब उसको अलग करेंगे, नहीं। जिस दिन उसको लक्षण हुए उससे एक दिन पहले से वो बीमारी फैलाना शुरू करता है, तो उसको पहला लक्षण अगर हो, बुखार हो गया, खांसी हो गई, गले में तकलीफ हो गई, कोई भी लक्षण उसको आता है, तो उसको उसी दिन से पहला लक्षण होते उसको अलग कमरे में रखें ताकि बाकी परिवार के सदस्यों को वो बीमारी ना फैलाए। अगर उसको अलग रखेंगे तो उसको पानी की, चाय की, खाने की कैसे व्यवस्था करेंगे, वो सब पहले सोच के रखना है। नहीं तो एकदम किसी को कोविड हो जाता है तो घबरा जाते हैं हम लोग, शहरों में भी घबरा जाते हैं। मेरे बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सब कोविड हो गया अब क्या करें। तो ये सब अगर पहले से सोच के रखेंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी। और पैनिक जो हो जाता है ना, एकदम से पैरालाइज हो गए कि साहब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं होगा। और
आपको अगर आवश्यकता है तो डॉक्टर कौन होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डॉक्टर या आपके परिवार को जो डॉक्टर देखता है उससे पहले से संपर्क में रहें, उसको तुरंत संपर्क करें ताकि वो आपको बता सके कि आपको अगर मेडिकल केयर है, आपको कुछ गंभीरता हो रही है तो अस्पताल जाने की आवश्यकता है। ये तो है हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को क्या तैयारी करनी है और हमें उसको कैसे लगना है, उसकी भी अभी चर्चा करें श्रीवास्तव जी। नहीं, पहले तो ये जो भी बातें आपने बताई हैं वो शहर में भी लागू होती हैं, गांव में भी लागू होती हैं, लेकिन क्योंकि आपने जो गांव के स्ट्रक्चर को, पब्लिक हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से देखा समझा, और शायद देश में ही नहीं पूरे विश्व में, आप मेरी जहां तक जानकारी है आप दर्जनों देशों में ये काम कर चुके हैं बैठ करके, तो आखिर हमारे यहाँ जिन नानी की आप चर्चा कर रहे थे या जिस दादी की मैं कल्पना करता हूँ कि बाहर आते ही पहले हम लोग हाथ धोते थे या साबुन से हाथ धोते थे या मिट्टी से हाथ धोते थे, लेकिन अब वो जो प्रक्रियाएं खत्म हो गई हैं, व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, तो क्या वो भी हमारी जिम्मेदारी, मतलब हम जिम्मेदार है उसके लिए, या जो सोशल बॉन्डिंग थी गांवों में जो खत्म हो गई है वो ज्यादा जिम्मेदार है इस चीज को बढ़ाने, मतलब ये बीमारी बढ़ाने के लिए, और अगर कम करना है इसे तो कैसे किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जी, नहीं ये हमारी कुछ प्रथाएं हैं, तो जो प्रथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं उसमें काफी लाभकारी प्रथाएं हैं, उनको हमें पुनर्जीवित करना है। और घर में अगर बड़े बूढ़े होंगे ना वो अभी भी कहेंगे, पर बच्चे सुनते नहीं है, शहर में भी नहीं सुनते बड़े बूढ़ों की बात और गांव में भी नहीं सुनते। पहले तो हम जब बच्चे थे तो बड़े बूढ़े जो बोल देते थे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता था उनके पूछे, तो एक वो भी परिवर्तन आया है। इन लाभकारी प्रथाओं को हमें पुनर्जीवित करना है ताकि जो हमारे पूर्वजों को उनका लाभ मिला है वो हमें भी मिले। जी, तो जो अब सवाल ये है कि सिस्टम क्या करे, क्योंकि गांव में पंचायत के स्तर से, ग्राम पंचायत के स्तर से आगे के स्तर तक कड़ियां लगता है इस समय टूट सी गई है। पहले क्या होता था कि अगर कुछ गांव में होता था तो सीधे गांव के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद फिर शहर, और शहर में पहुंच जाती थी और पूरा सिस्टम एक काम करता था। क्या आपको लग रहा है कि ये सिस्टम चरमरा गया है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कभी सोचा नहीं था, इसकी तैयारी नहीं थी, ये हो गया है, क्या हुआ है? जी, ये दोनों बातें सही हैं। एक तो सिस्टम गड़बड़ा गया और सिस्टम की तैयारी थी। जब पहले कोरोना फैला था हमारे देश में, लगभग सितंबर के महीने में इसकी पीक आई थी, तब तक भी गांव में काफी जानकारी थी। और उस समय भी आपने अभी का उदाहरण दिया ना महाराष्ट्र के गांव का, उन दिनों भी कुछ गांव का उदाहरण था कि गांव की पंचायत ने और गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर के इस तरह की तैयारी की थी कि गांव में अगर कोई भी आएगा तो गांव के बाहर ही एक जगह उनने चिन्हित कर ली थी, आइडेंटिफाई कर ली थी, बाहर से आने वालों को वहां रोकते थे और उनको क्या काम है, अगर गांव में जाने की आवश्यकता है तो ठीक है, नहीं तो वहीं से उनको जो चाहिए था वो उनको दे करके वो वापस जाते थे। तो इन्फेक्शन अगर गांव में नहीं है तो कोई बाहर से लेके आ गया, तो कोई गांव का रहने वाला शहर गया, वो वापस आ रहा है तो वो इन्फेक्शन लेकर के आएगा। और उस समय भी कई गाँव में 2 हफ्ते उनका खाना पीना रहना सब गांव से बाहर ही व्यवस्था करते थे, ताकि अगर वो बाहर से इन्फेक्शन लेके आया है, जिसको हम क्वारंटीन बोलते हैं, तो वो 14 दिन के लिए उसको वहीं रोक देते थे। अगर 14 दिन में उसको लक्षण होते थे तो उसको इलाज के लिए भेज देते थे, अगर 14 दिन के लिए लक्षण नहीं मिले तो वो गांव में आके अपने परिवार के साथ या जिनसे वो मिलना चाहता है उनके साथ आकर के रह सकता है। तो ये गांव के स्तर पे इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम अपेक्षा करें कि पुलिस वहां पहुंचेगी या बाकी अथॉरिटीज पहुंचेंगी, नहीं हो पाएगा। शहर में तो हो सकता है, गाँव में बहुत गाँव के ये उदाहरण हैं जहाँ उनने बड़े अच्छे तरीके से गाँव में इन्फेक्शन को आने से रोका। तो पहले तो उन गांवों को जिनमें इन्फेक्शन नहीं पहुंचा, उन वो लोग कैसे रोकें, और बहुत से गांवों में पहुंच चुका है, जैसे कि आपने बताया कि अब तो काफी गांवों में लोग पीड़ित हो रहे हैं। उनको क्या करना है, उनको स्वास्थ्य सेवाओं से तो संपर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर जांच करनी है या अगर इलाज करना है तो स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। घर में भारत में लगभग 10 लाख
आशा बहन काम कर रही हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जिसको हम आशा बोलते हैं, वो हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। इन सबको ट्रेनिंग ओरिएंटेशन दिया जा चुका है, प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो इन बहनों का पूरा गांव में लाभ उठाएं, क्योंकि हर गांव में उपस्थित हैं। 1000 की जनसंख्या पे एक आशा बहन होती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, और जो दूर दराज के गांव हैं उनमें कम जनसंख्या पे भी इनका व्यवस्था की गई है। उनको सबको ट्रेनिंग दी गई है, वो कैसे सहयोग करें, संपर्क किससे करना है। तो गांव में हमें उनसे संपर्क करना है जो कार्यकर्ता हमारे गांव में हैं। वो आगे किसको सूचित करेंगे, चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना है या ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, नर्स बहन को सूचित करना है जो कि स्वास्थ्य उपकेंद्र पे काम करती हैं, वो उसके बाद की व्यवस्था वो करेंगे। तो गांव के स्तर पे वहां से हमें काम शुरू करना है। जो हमारे कार्यकर्ता अभी भी हैं उनको हम शामिल करें, और फिर वो बताएंगे कि अस्पताल जाने की आवश्यकता है, कैसे जाना है, जांच करने की आवश्यकता है तो कहाँ जाना है, या कोई व्यवस्था हो गांव से ही सैंपल लिया जा सके। उसका भी हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं, वो भी 2017 में शुरू किया था। हो सकता है सब गाँव में व्यवस्था नहीं पहुंची हो, पर 2017 में जांच करने के लिए एक हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया था भारत सरकार ने, उसकी भी व्यवस्था होगी। नहीं तो ये आशा बहन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहन ये हमें बता पाएंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। नहीं, लेकिन जब तक गांव में सामूहिकता का बोध नहीं होगा, जो आपने दूसरे शब्दों में कहा है कि मिल करके करना होगा, पहले बाहर लोगों को जैसे रख दिया जाता था, उस बोध को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि ये तो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं होंगी कहीं नहीं होंगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन गांव वाले कैसे उसको मिल करके, जूझ करके आगे बढ़े, उससे लड़े। आशा वर्कर जो है, आशा बहन जो है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वो कोई फुल प्रूफ चीज तो है नहीं, वो उनको भी जान प्यारी होगी, वो भी कैसे करेंगे? तो ये एक बहुत बड़े सवाल है जिसकी जरूरत होगी कि आप उसका जवाब दे सकें। जी जी, आपने बहुत आवश्यक प्रश्न किया श्रीवास्तव जी। और एक अच्छी बात है, गांव के स्तर पे लोग मिलके अभी भी काम करते हैं, पंचायत का प्रभाव है। हर वार्ड बोलते हैं, हर वार्ड का एक पंच होता है, वो भी जिम्मेदारी लेता है। तो वहां पे एक सिस्टम बना हुआ है। मैं यहाँ दिल्ली में कॉलोनी में रहता हूँ, आप भी दिल्ली में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, हम किसको संपर्क करें, अपने आप हैं। तो उनको, आशा बहन को भी उनको सहायता करनी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी सहायता करनी है। और जब भी कभी किसी परिवार में एक को या कई, अब तो पूरे परिवार भी इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, उनकी खाने की व्यवस्था कौन करेगा? उनको अगर दवाई लानी है तो वो तो बंद हो गए घर में। अगर उनको होम आइसोलेशन है, कोई गंभीरता के लक्षण नहीं है, तो उसमें पंचायत का, पड़ोसियों का, वार्ड पंच का, उनका रोल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहन, इनको सहयोग देना, उनको बुलाना। अगर किसी परिवार में कोई समस्या है तो उनसे संपर्क नहीं हुआ तो ये पंचायत के लोग, गांव के बड़े बूढ़े, ये उनको संपर्क करने में सहायता कर सकते हैं। और खाने की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मानसिकता बड़ी बिगड़ जाती है बीमारी अगर होती है। बीमारी नहीं भी होती तो लोग घबराए रहते हैं, डर का माहौल बना हुआ है। तो उसमें हमारी पंचायत का और पंचायत के सदस्यों का बहुत बड़ा रोल है। और गांव में वो भी हैं, हमारे युवक मिलके अपनी संघ बना देते हैं, नेहरू युवा केंद्र है जैसे, वो हैं, उनके साथ मैंने काम किया राजस्थान में। वो बड़े एक्टिव हैं, आगे आगे बढ़ के, साहब मेरे पास मोटरसाइकिल है, कहाँ जाना है मैं लेके जाता हूँ, व्यवस्था नहीं हो रही तो मैं आता हूँ, कोई दवाई चाहिए तो मैं पास के शहर या कस्बे में जाके वहां से दवाई लेकर के आता हूँ। और ये पंचायत कर सकते हैं, इन लोगों को सबको इकट्ठा करके लोगों को सहायता पहुंचाने का काम। और गांव में ये हमें मिलेगा, शहरों में हमें नहीं मिला ये, और ना ही मिलेगा आगे, गांव में है। मतलब अभी भी ऐसी बुरी बदहाल में स्थितियों में भी गांव शहरों से अच्छे हैं, क्योंकि शहरों में सही बात है कि मैं ऊपर रहता हूं तो हो सकता है नीचे वाले तक को भी पता न लगने पाए, नीचे फ्लोर को कि ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन गांव में शायद आज भी ये संभव है कि एक घर में अगर कुछ दिक्कत होती है तो 10 घर बाद में लोगों को पता रहता है। लेकिन ये व्यवस्था आपने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो सामूहिकता की व्यवस्था को मजबूत करना होगा।
जो ज्यादा जरूरी है। अब सवाल ये है कि जो बदहाली, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने गांव में बहुत सारा काम देखा है, क्या गांवों में वो व्यवस्था, वो विकास पिछले 60-70 साल में हो नहीं पाया जो कभी सपना महात्मा गांधी ने देखा था? जो वो सपना ही रह गया या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही होती रह गई? नहीं, ये बहुत आवश्यक प्रश्न है। आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि 70 साल से अधिक हो गए, अभी तक हम गांव में वो सुविधाएं नहीं दे पाए जो महात्मा गांधी का सपना था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी योजनाओं में भी था कि हम गांव को समृद्ध बनाएं और उनमें आत्मनिर्भरता अधिक हो। तो उसमें तो कमी रह गई है, पर मैं आशावादी हूं। मैं अच्छी चीजों को पहले देखता हूं, जैसे कि आपने भी कहा कि गांव में लोग मिल करके एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो गांव के स्तर की जो संस्थाएं हैं, स्कूल हैं, आंगनवाड़ी केंद्र हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनको इतना समृद्ध नहीं किया गया, उनके पास इतने संसाधन नहीं दिए गए। अगर एएनएम है, मेल वर्कर हैं, पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, उनकी पोस्ट तुरंत भरी जा सकती है। एएनएम की ट्रेनिंग तो सरकारी संस्थानों में होती है, हर जिले में होता है, तो उनको तुरंत अपॉइंटमेंट दे। और उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है, लेडी हेल्थ विजिटर, वो एएनएम से प्रमोट होते हैं। तो कई जगह जैसे यूपी में गया तो 2000 से अधिक एलएचवी की पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं। अरे इनको तो आपने एएनएम बहनों को प्रमोट करके ही बनाना है, वो तो सिस्टम है, उनको क्यों नहीं प्रमोट करते आप? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वाले, जिस दिन उसकी प्रमोशन ड्यू होती है उससे पहले उसके आदेश हो जाते हैं, जिस दिन प्रमोशन ड्यू होती है उस कुर्सी पे जाके बैठ जाता है, नहीं भी बैठता तो उसको प्रमोशन दी जाती है। एएनएम बहनों के लिए क्यों नहीं करते? जब आप एक व्यवस्था सरकारी व्यवस्था में कर सकते हैं तो उनके लिए भी कर सकते हैं। तो और नई जितनी भी पोस्ट खाली हैं उनको जल्दी से जल्दी भरें। बेरोजगारी इतनी अधिक है, और गांव में अगर ये दोनों कार्यकर्ता, स्त्री कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता दोनों अगर होंगे तो काफी काम गांव के स्तर पे ही हो जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पे ही होगा। इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और अब तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिए श्रीवास्तव जी, वहां पे आपको दिल की अगर बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, कैंसर का फॉलोअप चल रहा है, वो वहां पे हो सकता है। जो 6 मुख्य काम थे स्वास्थ्य केंद्रों के, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 12 कर दिए। मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं, बुढ़ापे, क्योंकि आयु बढ़ गई है। जब भारत आजाद हुआ तो 32 साल जिंदा रहते थे, अब 70 साल जिंदा रहते हैं। तो बूढ़े गांव में बड़े हैं ना, 75% 70% लोग तो वही हैं। तो उनके लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है, उनका देखो, ये सब चीजें शामिल की गई हैं। ग्रास रूट लेवल पे कितनी पहुंची हैं वो काम करने की आवश्यकता है। और उसके लिए मेरी सोच ये है कि जो पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिक हमारे बड़े बड़े नेता हैं, और हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक हैं, आईएएस ऑफिसर, इनकी जवाबदेही होनी चाहिए। अब जवाबदेही किसकी होती है? एएनएम को टर्मिनेट कर देते हैं, काम नहीं कर रही, मेडिकल ऑफिसर को टर्मिनेट कर दे। जब पोस्ट खाली पड़ी है, वो काम तो एएनएम का, डॉक्टर का नहीं है, वो तो ब्यूरोक्रेट का है, हेल्थ सेक्रेटरी का है या स्वास्थ्य मंत्री का है। उनको वो उप केंद्रों में जितनी पोस्ट खाली हैं वो तुरंत भरें, और उनको जो सुविधाएं चाहिए उनको तुरंत पहुंचाएं। नहीं, बहुत सही आपने कहा कि उनकी जो सुविधाएं हैं, जो जरूरत है, वो पूरी की जाए, तभी शायद संभव हो पाएगा। लेकिन गांव के स्तर पर ग्रामीण अगर आपस में करना चाहे तो वो बीमारी या कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो या आगे हो, वो आगे नहीं बढ़ सकती। स्वास्थ्य केंद्र तक भी जाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत बहुत आभार आपका, आपने कुछ मूलभूत बातों को समझाया हम लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि ये जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं बहुत ज्यादा आप देखने आगे को नहीं मिलेंगे। हम भी आशा ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन ये चेतावनी है हमारे सिस्टम को कि वो अगर दुरुस्त नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होगी, और अगर ग्रामीण उड़ गया तो वो पूरे सिस्टम को भी खराब उखाड़ सकता है। ये उनको भी चेतावनी है, और इससे पहले ये नहीं हो, सिस्टम सुधर जाए, हम ये कामना कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संजीव आपका। आपने कोरोना की एक अच्छी खबर ये भी है कि जो केसेस बढ़ रहे थे, हर दिन 20-25 हजार बढ़ते जा रहे थे, वो पिछले एक सप्ताह से कुछ कम होने लगे। पर अब भी हमारी जो फ्रंट लाइन है ना, वो गांव बन गए हैं।
वहां अगर इस बीमारी का खात्मा करना है तो वहां हमें पहुंचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।